तो ये तमाम चीज़ें तभी हो पाएँगी जब बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट पूरी तरीके से उतर कर जो है चुनाव लड़ता नज़र आएगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन कोई ना कोई एक नया बवाल देखने को मिलता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फैसला आने में देरी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए तो शरद पवार भी अब कहीं ना कहीं यहाँ उद्धव ठाकरे के विरोध में जाते हुए नजर आ रहे हैं और शिंदे के साथ मिल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब शिंदे का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये भी देखा जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उद्धव गुट ने कहा था कि 48 सीटों में से 21 पर खुद उद्धव गुट और यहाँ पर 19 सीटों पर शरद पवार और बाकी की बची 8 सीटों पर वो यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात से मनाही कर दी। इसके बाद ये भी बवाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जा रही तो यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ की अगर बात की जाए तो अब उनको सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उनके फैसलों को लेकर लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी एक मुद्दा है। तो मुद्दों की कमी नहीं है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत हमेशा से ठाकरे परिवार की सियासत कही जाती थी और आज कहीं ना कहीं वो ठाकरे विरासत मिटती हुई नजर आ रही है, इसलिए इतने सारे बवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे इस खास प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए अब्रार मेरे साथ हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे। अगर शुरुआत देखी जाए अब्रार यहाँ पर तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा, तो क्या लगता है कि बीएमसी चुनावों से पहले पहले फैसला सामने आता नजर आएगा और किसके पक्ष में, आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में आ सकता है? देखिए अभी तक जिस तरीके से इस पूरे विवाद को लेकर के अगर बात की जाए तो दरअसल ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कोर्ट ने जिस तरीके से एक लंबे समय को लेकर के इस पूरे मामले को सुना है और अभी तक देखें तो कोर्ट में जो तमाम दलीलें रखी गई है उस लिहाज से अगर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे दोनों गुट के लिए एक कह सकते हैं बेहतर उम्मीद ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को एडवांटेज इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला उनके समर्थन में आया और यही वजह है कि उनके वकील हरीश साल्वे भी कहीं न कहीं एक दबाव जो है वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के अगर शुरुआती दिनों की सुनवाई की बात करें तो उससे ये बिल्कुल लग रहा था कि उद्धव गुट जो है पूरी तरीके से जीतते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि बीते 2-3 दिन पहले जो सुनवाई हुई और उसमें जो राज्यपाल की भूमिका पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए और कहीं न कहीं कहा यह गया कि दरअसल ये जो राज्यपाल ने जल्दबाज़ी की, हाँ ठीक है आप कह सकते हैं कि जो पार्टी के भीतर का मामला था, लेकिन राज्यपाल उसमें इंटरफेयर करते नज़र आए। उन्होंने कहा कि जो है फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए दोनों गुट को। तो इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो काफ़ी कड़ा था। उन्होंने ये कहा कि दरअसल राज्यपाल को इस पूरे मामले में ये इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए थे और उन्हें जो है फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलवाना चाहिए था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के कहा ये जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक राहत भरी खबरें आ सकती है। लेकिन अभी भी उस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी उम्मीद नहीं है कि उद्धव ठाकरे ही जीतते नज़र आएँगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर जीतेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार नई सत्ता को लेकर के चर्चाएँ शुरू होंगी और फिर उस नई सत्ता को इम्प्लीमेंट करना जो है तमाम मंत्रालयों का फिर से जो है विकास करना, ये तमाम ऐसी जो है कड़ी है जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में फैसले के आने के बाद भी कई ऐसे पेंच हैं जो फँसते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ देखी जाए कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला अगर मान लें कि आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बागी विधायक है, बागी विधायक यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद? क्या वो उद्धव के पास वापस आते नजर आएंगे या फिर वो यहाँ पर शिंदे का ही साथ देंगे और शिंदे को अपनी एक अलग नई पार्टी बनानी पड़ेगी? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उद्धव के पास बहुमत नहीं है। अगर साफ तौर पर देखा जाए उन्हें भी लोगों की जरूरत है। तो क्या बागी विधायकों का क्या कदम रहेगा? देखिए बागी विधायकों को जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने पक्ष में ले जाने की तमाम कोशिश की और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि उन्हें कहीं न कहीं कई ज़िम्मेदारियों की लालसा दी गई और कहा यह गया कि दरअसल जो है उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसके बाद जो है इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार जो अब तक नहीं किया गया है, तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं सवालिया निशान ज़रूर लगते हैं। हालाँकि अमित शाह का दौरा होता है मुंबई का, उस दौरे के दौरान भी वो ये बात कहते नज़र आते हैं कि दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक किसी भी तरीके की कोई ऑफ़िशियल जानकारी जो निकल कर के नहीं सामने आई है।
तो वो विधायक भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर अब जो चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हों या फिर आप कहें कि लोकसभा के चुनाव हों, दरअसल इन चुनावों में ये तमाम बातें जो है स्पष्ट हो जाएँगी कि महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे की जो ताकत है, क्या वाक़ई वो ज़मीन पर भी ठीक उसी तरीके से है? और क्या बीजेपी ने जिन मानसिकता के साथ या फिर जिन उम्मीदों के साथ एकनाथ शिंदे को जो है महाराष्ट्र की सियासत में जो है मुख्यमंत्री बनाया और शिवसेना पार्टी को एक विकल्प के रूप में तैयार किया, तो उस पर जनता का कितना विश्वास जो है वो भर कर सामने आता है, जनता उस ताकत को कितना ज़्यादा जो है मान्यता देती है। तो ये तमाम चीज़ें तभी हो पाएँगी जब बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट पूरी तरीके से उतर कर जो है चुनाव लड़ता नज़र आएगा और उसके बाद उनके पास सीटें कितनी आती है। दरअसल बीएमसी चुनाव आप समझ लीजिए कि कोर्ट से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक फैसले को करता हुआ नज़र आएगा कि दरअसल जनता का क्या पक्ष है और जनता एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन यहाँ बीएमसी चुनावों की तो बात रही, हमने देखा है कि ठाकरे परिवार हमेशा से जीतता नजर आया। लेकिन अगर थोड़ा सा रुख लोकसभा चुनावों की तरफ किया जाए, जहां पर सीटें बांटने की बात कर दिए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से राजी नहीं है, यहाँ पर नाराजगी दिखाते नजर आए। और एनसीपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में वो शिंदे गुट के साथ जाकर मिलते नजर आए यहाँ पर शरद पवार। तो ऐसा कुछ होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबतें वैसे ही लगातार बढ़ती नजर आती है। तो क्या माना जाए कि एक और मुसीबत उनके सामने आएगी, एक और चुनौती से उन्हें सामना करना पड़ेगा? तो कैसे करेंगे अकेले उद्धव, और क्योंकि आदित्य उनके साथ है, संजय राउत उनके साथ है और कोई लगता नहीं कि कोई उनके साथ है। देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की अगर बात करें तो उनका जनाधार बिल्कुल अलग है। वो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना पार्टी को किसी के भी साथ गठबंधन करने से ना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ना ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात या एनसीपी की बात है, तो एनसीपी और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे या शिवसेना का गठबंधन कोई ज़्यादा पुराना नहीं, मात्र 2-3 साल हुए और उस गठबंधन की जो स्थिति किस तरीके से रही, ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो ये आप समझिए कि अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ वो नहीं है शिवसेना पार्टी या इस समय कांग्रेस एनसीपी के साथ, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ होने से शिवसेना पार्टी को कोई ज़्यादा ना फ़ायदा होने वाला और ना ज़्यादा नुकसान होने वाला, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग तरीके का है और वो क्षेत्रीय जो एक सियासत होती है, दरअसल शिवसेना पार्टी उस तरीके की है। तो बीजेपी के साथ रहने पर भी शिवसेना पार्टी के वोट बैंक में ना कोई ज़्यादा उछाल देखने को मिलता था और न ही कोई ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, जबकि वो जो है बीजेपी के साथ नहीं है। तो उनका वोट बैंक जो है बिल्कुल अलग तरीके का है और यही उनकी एक बड़ी ताकत है महाराष्ट्र की साथ। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि डीवाई चंद्रचूड़ की अगर बात की जाए तो तमाम फैसले वो लेते नजर आते हैं, लेकिन अब उनके फैसलों को लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर उनके जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उनकी जो यहाँ पर कह लीजिए जजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, स्पेशली उद्धव ठाकरे के मामले को लेकर ही कहा जा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई की, उन्होंने कई बार सुनवाई के दौरान भी ये बातों को दर्शाया है, दोबारा दोहराया है और कहा है कि दरअसल ये गंभीर मुद्दा है और हर पहलू को बारीकी से जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तभी जाकर के इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो इन तमाम बातों से ये अंदाज़ा लगता है कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष जो है तरीके से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। अब कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी कि महाराष्ट्र की सियासत में जो उछाल आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए कि अभी बीएमसी चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और उसके बाद फिर से विधानसभा चुनाव है। इन सारी चुनौतियों से कैसे उद्धव ठाकरे पार पाएंगे, ये तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है। लेकिन आखिरकार ये देखना होगा कि कब तक फैसला यहाँ पर जो सुरक्षित रखा गया है वो सामने आता है। और यहाँ पर एक और छोटा सवाल आप लोगों से कि डीवाई चंद्रचूड़ की अगर बात की जाए, उनके फैसलों को लेकर उन्हें ट्रोल लगातार किया जा रहा है, तो आप कितने सहमत है इस बात से? इस पर भी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।